नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 में आए हुए पाठ 12 रानी। रानी एक कहानी है। स्मरण महादेवी वर्मा ने लिखा है, उनके संस्मरण से लिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और इनका निधन सन 1983 ईस्वी में माना गया है। यहाँ पर 1583 लिखा है, रॉन्ग है। यहाँ पर 1983 आएगा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम को नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली, सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपान्वेषण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है और पंत प्रकृति, कोमल, कांत, पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए हैं। निराला अपनी ओजस्विनी और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली काव्यित्री के रूप में पहचानी गई हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी काव्यित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, स्वच्छगी, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं रही हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की, रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। लगाव था और इन्होंने पशु पक्षियों को अपने घर में पाला भी है। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसकी कुछ यादें हैं घोड़ी की। उसका नाम था रानी। लेखिका को बचपन से उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की मतलब नेवला है और रोजी मतलब कुतिया है को भी नहीं भूली। महादेवी जी की सहता पाठक का दिल छू लेती हैं। चलिए भी हम पाठ की तरफ चलते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का अधिकता थी। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं और सफेद गधों पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था, मतलब देश से निकाल देना, सजा दे देना। इन गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ या वाहन नहीं है, ये सवारी नहीं है। जो लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे पे सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ करता था। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाए जाते हैं। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया और कहा कि उन्हें विलायत में गधे में बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया है। एक दिन हम तीनों बाबूजी को मौखिक मतलब जमानी स्मृति पत्र मतलब याद दिलाने गए दिया कि हमें एक छोटा घोड़ा ना रहना हमारे पास एक छोटा घोड़ा ना रहना एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो वह अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी हंसते हुए सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो तो एक साथ ठेलम ठेल।
मतलब तीनों बच्चे खड़े हुए हैं, जो रानी है उनके भाई बहन ठेलम ठाल करते भीड़ में, कहते तुम कहो तुम कहो। के उपरांत मैंने हुआ मतलब जो महादेवी आगे आके गंभीर मुद्रा में उत्तर देती हैं, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। बोले तो गधा होता है, उस पर तो सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजह से शोध रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टा नाम का एक साइस मतलब रखा गया है, मतलब घोड़े की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति रखा जाता है। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित भी हुए। प्रभावित भी होते हैं, आतंकित मतलब भयभीत भी होते हैं। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ और न कोई विशेष नौकर रखा गया। बच्चे ऐसा सोचने लगे कि कोई भी अगर हमारे लिए भी कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और कोई भी छोटा जीव आता है तो उनके लिए भी नहीं हुआ। इसके लिए क्यों हुआ है? इस घोड़े के लिए विशेष नौकर रखा गया, एक स्पेशल नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, कह रहे ना रामा को तो नौकर कह नहीं सकते, क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता है और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित ना हो सके, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो। रोजी और निक्की इनके मतलब कि गिलहरी और कुतिया फीमेल डॉग का नाम है। बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। बाबूजी तो पता चल गया कि वो सवारी करने के लिए आया, पर तो भी हम उससे अप्रसन्न रहे, गुस्सा रहे, रुष्ट होकर इधर उधर घूमते रहे 4-5 दिन तक। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। उस घोड़े से इनकी मित्रता हो गई। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ, मतलब पता चला कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। घोड़े का नाम क्या है? ताज रानी। घोड़ी है ये। ताजमहल का चित्र तो हमने देखा था। ताज रानी मतलब ताज, ठीक है, ताज रानी। और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए। मतलब इन्होंने रानियों की कहानियाँ सुन रखी थी, तो उसकी कि रानी को किस प्रकार दुख सुख दुख किस प्रकार उसको दिया जाता है, तो उसे लगा हो गया। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही इनको लगा कि राजभवन की मतलब ताजमहल होता है बड़ा सा और उसके अंदर ताज रानी है, तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया है, निकाल दी गई। यह कल्पना करती है हमारी ईर्षा, मतलब ईर्षा इनका जो गुस्सा था, जो जलन थी, और वो करुणा में पिघल गई और हमें उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगी कि अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहिए। इसको तो बताओ महल से निकाल दिया गया रानी को। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वैसी जैसी है, हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, मतलब नजरें फिसल जाती है। खड़ी छोटे कानों के बीच माथे में झूलता आयाल का गुच्छा, आयाल मतलब होता है बालों का गुच्छा होता है ना घोड़े के बीच में, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फूला नाक होती है उनकी, जिन्हें फूला फूला कर चारों ओर की गंध लेती है, उजले दांत, एकदम सफ़ेद दांत और लाल जीभ। जीभ कैसी है? लाल रंग की है। झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाले लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पे छत विछत मतलब घायल नहीं होता था। ऊंचाई का अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, जितनी ऊंचाई नहीं है उससे अधिक वो उसकी पीठ चौड़ी है। सुडोल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मुरच्छल के समान उड़ती गिरती हैं। मतलब घोड़ी की जो पूंछ है, मुरच्छल मतलब मोर की पूंछ से बना हुआ जिस प्रकार झाड़ू होता है उसके समान मक्खियाँ उड़ाने का काम करती रहती हैं। उस समय यह सब समझने की इनमें बुद्धि नहीं थी, क्योंकि महादेवी कहती कि मैं बहुत छोटी थी, याद है उनकी।
परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऊपर, मतलब इतना समय बीतने के बाद भी वो सब सारी चीजें आज भी याद आ जाती हैं। जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगे हैं। एक ऐसी स्याही कि अग्नि जैसे पड़ते हुए वह हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई। अब छोटी हैं महादेवी जी तो सोचती हैं, हम लोग बचपन में सोचते थे कि अगर छोटी होती वो घोड़ी तो कितना अच्छा होता, होती तो हम रोजी और निक्की के सामान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। अब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर में कोई मतलब कोई पशु आता है जो उनका प्रिय पेट होता है, तो सोचते हैं ना अपने कमरे में ही रहे, उसको अपने अगर छोटा हुआ तो बिस्तर पे रखें। अब इतनी बड़ी घोड़ी है तो उसको कमरे में तो रख नहीं सकते, तो उनको कि छोटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना, अव्यवस्था का कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते तक थे, मतलब खाने बने हुए थे। वही हमारा स्वेच्छाएं स्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। वहाँ उनका खेल खिलौने रखने लगे सारे और खेलने लगे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और याल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें ना दिखने पर वह स्थिर हो जाती, व्याकुल हो जाती और पैर पटक पटक के हिलाने लगती। कहती, भाई कहाँ हो तुम लोग, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे हो। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए एक चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का कोई डर ना रहे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर मतलब कि सवार होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता, छुट्टन था वो घुमाता रहता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर पर संध्या के समय यह कार्यक्रम दोहराया जाता महादेवी जी के साथ। परंतु ऐसी सवारी में हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती, क्योंकि अकेले जब तक घूमने को ना मिले ना, जब कोई हमारे पास खिलौना आता है तो बड़ों की सामने, उनकी नज़र के सामने खेलने में इतनी मज़ा नहीं आती है और कोई अकेले घूमने में ज़्यादा मज़ा आती है। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अस्तबल में तो घूमते, अब इनको लगता कि हम बाहर निकले रानी को लेके तो मज़ा आएगा। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़ा होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा पूरी परीक्षा लेने लगे। अब भाई इनको खोल के ले आते हैं बाहर जब सब लोग सो रहे होते हैं, और भैया पीठ पे कुछ बिछाया भी नहीं होता है और पीठ पर ऐसे ही उसकी नंगी पीठ पर बैठ जाते हैं बगैर बिछाए और बारी बारी से अपनी जो अभी पूरी तरह से उन लोगों को तो ज्ञान था नहीं कि किस प्रकार बैठ के सवारी करनी चाहिए। छुट्टन के साथ वो लोग घूमते थे, पर अभी क्या करें, बच्चों को घूमने की इतनी आतुरता थी, अब बैठ गए और अपनी परीक्षा लेने लगी। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से आई थी। जानते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, पता है इसको रानी को वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध ना होकर समान चेतना का ही बोध रहता है, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी। हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर, ऐसी न मयूर के समान आकार वाला सिंहासन होता है, ऐसे आराम से बिल्कुल रोप से बैठे हुए हैं। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर आयल पकड़ कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। उसको पता था कि ये लोग कितने कमज़ोर हैं, कितनी इनके अंदर शक्ति है और बगैर पीठ में कुछ बिछाया नहीं गया, ये लोग गिर जाएंगे, बच्चे हैं छोटे। रानी ये सब अच्छी तरह से जानती थी। तो जब उनकी आयल पकड़ कर अगर कोई बच्चा बैठा तो हल्की व दुल की चाल, मतलब धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर उनको संतुष्ट कर दी, हाँ भाई मैं तुमको घुमा दिया है। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर, अब महादेवी कहती हैं, एक बार जब मैं बैठ गई तो भाई ने
भाई ने अपने हाथ को पतली सन्टी उसके पैरों भाई के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी और रानी के पैरों पे हल्के से मार दी। चोट लगने की तो संभावना नहीं थी, मतलब इतना हल्का मारा था कि उसको चोट नहीं लगी होगी, परंतु इसे ना जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया, मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंची, दुख पहुंची और दुखद स्मृति याद, पुरानी कोई चीज उसको याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी, मतलब इतनी इतनी जोर से, मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प, इतनी जोर से इसने स्पीड बांधला से लग रहा था कि सब लोग पकड़ लेने वाले हों। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। उड़ने वाला उड़न खटोला जानते हैं? उड़न खटोला होता है, एक खटोला होता है जो हवा में उड़ता है, उसमें बैठे रहो। अभी इस प्रकार लग रहा है कि रानी की पीठ में ना बैठ के ऐसा लग रहा है कि उड़ रही हैं, परंतु गिरना तो निश्चित था। उनको लगा मादी अभी तो मैं पक्का गिरने वाली हूँ। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से, मान लो अतीत भूतकाल से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल चुपचाप खड़ी रह गई, जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिभा हो, पश्चाताप कर रही हो कि मुझसे गलती हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। चोट लग गई तो काफ़ी दिनों तक इनको बिस्तर पर रहना रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिलाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। जब थोड़े समय बाद जब महादेवी रानी के पास पहुंचती हैं तो उनको देखकर करुण, मतलब रोते हुए ऐसे स्वर में पश्चाताप भरी दृष्टि के साथ, जानवरों के अंदर ऐसी दृष्टि होती है कि देखते हैं ऐसा लग रहा है कि उसको पश्चाताप हो रहा हो बहुत, और हिलना रही है उनको देखकर। तो ये देखकर महादेवी कहती हैं कि मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक बार की बात है, एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। मतलब महादेवी थी, ये हो गए इनके भाई बहन हो गए, इनको कोई भी कपड़ा आता या कोई भी आभूषण आता तो रानी को ये लोग जरूर दिखाने जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गए। नानी ने कड़े भेजे तो कड़ी का आकार कैसा था, छोटे छोटे थे, छोटे छोटे सुंदर उसमें शेर मुंह बने थे और रानी को दिखाने गए। ना जाने कि किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया, या वलय मतलब छल्ले की तरह। पता नहीं भाई को क्या हुआ, उसने कड़े उतारे और रानी के कान पे कान खड़े हुए तो उसमें छल्ले की तरह ऐसे लटकाया पहनाया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछता कि संध्या के समय मतलब ये लोग खेलने लगे। अब जब शाम हो गई तो भाई के हाथ में कड़े नहीं देखे, तो भाई माँ ने पूछताछ की गई। तब कड़ों की खोज आरंभ हुई कि कड़े कहाँ गए, कड़ों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिलाती रही, अपने कान को खुरों से खोदती है और हिलाती है। अतः अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। रानी को देखते उनकी तरफ बाबूजी का ध्यान जाता है और कहते हैं चलो मिट्टी हटाओ। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी घर के घर के हृदय में स्थान पा गई, क्योंकि रानी ने ही कड़े कहाँ है उसका पता बता दिया, तो सबके हृदय में रानी के लिए जगह बन गई। एक घटना अपनी विचित्रता की स्मरणीय मतलब याद है। एक सवेरे एक घटना है, वह विचित्र सी महादेवी जी कहती हूँ याद आती है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था, सवाल करते हैं लोग। कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय मतलब अचानक घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी हैं, मतलब भाई छोटा है, बोलते क्या और भी हैं? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिलाया कि हाँ और हैं। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी, मतलब चकित भी होते हैं और क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है। ये छोटे जीव कोई काम धंधा तो करते नहीं और हमको पीठ पर बिठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसका पेट में लेटे रहते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उनको ऐसा गुस्सा आता है। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक बच्चा और
बच्चा घोड़ा निकालेंगे। अब भाई कहता है कि इसका पेट चीर देंगे, एक और बच्चा घोड़ा निकाल लेंगे। तब बच्चे घोड़ों में से वे छोटे बहन भाई पर बैठेंगे। बोलते बच्चा घोड़ा निकालेंगे, एक हो गया, एक और निकालेंगे, तो हम लोग बच्चे घोड़े में भाई बहन हम बैठेंगे। रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे उचित जान पड़ा, बोलता है कि भाई, और रानी को तुम रख लेना। अब महादेवी कहती है मुझे बड़ा सही लगा ये तो आइडिया। एक दोपहर को जब वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। भाई था सब्जी कटने वाला, एक चाकू ले आया, तो भाई इनको हिम्मत नहीं हुई। माधवी कहती मुझे कोई हिम्मत नहीं हुई। एक और यह समस्या और की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सीएंगे कैसे? कहते पेट तो काट देंगे, मगर उसका पेट हम सीलेंगे किस तरह? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं होगा। महीन मतलब माँ की जो छोटी सी सुई है, उससे तो सीलना सही नहीं है। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता है। टाट पट्टी सीने की जो सूजा आता है, बड़ा सा सोया होता है, उसको रामा अपनी कोठरी में रखता है और हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें ना अपना क्रोध स्मरण रहा और ना ही प्रस्ताव। जब इन रानी का जो शिशु था बड़ा होकर घूमने लगा, तो इनको ना ही अपना क्रोध आया, ना ही इनको प्रस्ताव कि हम एक बच्चा भी निकालने वाले हैं। नमस्कार।